बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जियोग्राफिकली, नॉट एज अ पॉपुलेशन। ठीक है, जियोग्राफिकली सारी बात है। पहले सोवियत यूनियन थी, हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए। ठीक है, उससे पहले जो है हम इनकी तारीख देखें तो ज़ार होता था, किंग रशिया का, वर्ल्ड वार वन। ठीक है, CZAR। तो उसके बाद सारी बात है, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया 1917 में रशिया में। ठीक है, जो कि लेनिन की क़यादत में आया था और वो मुतासर थे कार्ल मार्क्स से। ठीक है, तो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो एक रेवोल्यूशन था वो उस टाइम आया। ठीक है, तो उस टाइम कुछ जारी गलत जंग चलती रही, कुछ थे ज़ार के साथ थे, बादशाह के साथ, कि हम इसी के साथ रहेंगे, इसी को रहना चाहिए। ज़्यादा अवाम जो लेनिन के साथ थी। ठीक है, रेवोल्यूशन आया। पहला जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रॉपर तरीके से जाके बनाया 1924 में। ठीक है, लेनिन की। उसके बाद 1936 में बना कॉन्स्टिट्यूशन, 1978 में बना, और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक चल रहा है वो 25 दिसंबर 1993। ठीक है, 25 दिसंबर 1993 में वजूद में आया, जब सोवियत यूनियन टूट चुकी थी। ठीक है, अब रशिया सिर्फ रह गया था। सोवियत यूनियन जब टूटी है तो 15 रियासतें उससे अलग हुई थी, जो लास्ट बार जो इधर अफ़गानिस्तान में जिनकी हुई थी। ठीक है, तो जो तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये काज़ाकिस्तान, ये जितने आप जिस साथ की कंट्री देखेंगे ना, ये सारे पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो जारी बात है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था रशिया को। इतनी बड़ी टेरिटरी को फिर वो गवर्न नहीं कर सकता था, तो उसने काफ़ी सारे एरियाज उसको फिर छोड़ने पड़े। तो इन्हीं के जारी बात है, जब सोवियत यूनियन टूटी थी तो एंड ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, एंड द लास्ट मैन, इस तरह की बुक्स आई थी। उनका मकसद यही था कि ये देखें, ये सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट बेस पे या कार्ल मार्क्स के आइडिया पे या सोशलिज्म की बेस जिसकी थी, तो वो तो सिस्टम पूरी एक सेंचुरी भी नहीं चल सका। ठीक है, रशिया में था फाइनल, रशिया में सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये देख लीजिए आप, डेमोक्रेसी जो है या वेस्टर्न सिस्टम जो है, अमेरिकन सिस्टम या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो अमेरिका का यही है, कैपिटलिस्ट सिस्टम और डेमोक्रेसी जो है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है रशिया का, रिटन फॉर्म में है। मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो अपने मुल्क में। चाइना का हमने देखा था कि वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी। ठीक है, लेकिन ये जो है मल्टी पार्टी, ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर होकर इलेक्शन कमीशन से अपना जो है इलेक्शन लड़ सकती हैं, अलाउ करते हैं कागज़ों में। ठीक है, इन राइटिंग्स। अदरवाइज़ तो सारी बात है, जो उधर प्यूटन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वो पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है उधर भी एक किस्म की। लेके तो वो हम वोट लेके आते हैं, लेकिन जो उनके डिसीजंस हैं, जिस तरह वो अपना पावर का यूज़ करते हैं, वो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ही है एक तरह। तो हाईली सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि पावर फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास ज़्यादा रखी हुई है। नीचे जो यूनिट्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स, उनको ज़्यादा पावर नहीं दी हुई। वफाक में जो है दारुल हुकूमत मॉस्को। ठीक है, तो प्यूटन ऑल इन ऑल है इन शॉर्ट। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है, पहले नहीं था। फेडरल टाइप गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको बताया था, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये भी आपकी फ्रीडम है। फजल मान के कोई कमरे में आके आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो आप उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में अपना मुकदमा लेके जा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंट। और उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स भी हैं। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन देखे हैं जिनमें सिटीजन्स की ड्यूटी ने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री में हम देख रहे हैं, ड्यूटीज़ भी साथ मेंशन कर रहे हैं वो। ठीक है, सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ जुडिशरी, वो भी एक किस्म का एग्जेक्टिव के अंदर ही आता है, तो वो डिफरेंट,
सुप्रीम कोर्ट, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, लेकिन वो आते ही उनको पावर उन्होंने कम दी हुई है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ों में ये रेफरेंडम करवा लेते हैं, रेफरेंडम भी करवाते हैं और इनिशिएटिव्स लेते हैं। अगर मतलब कि एक कोई पॉपुलर डिसीजन लेना होता है, ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था पाकिस्तान में 2002 में जो हुआ था। उसने क्या पूछा था कि आप परवेज़ मुशर्रफ को आइंदा 5 साल के लिए अपना सदर देखना चाहते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं उनमें पार्टिसिपेशन, लीडर्स और मोड्स ऑफ इलेक्शन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो 2 ऑप्शन दिए थे मुशर्रफ ने, हाँ या ना, ठीक है। तो अवाम, ये जो इस तरह की कंडीशन आती है, इसको कहते हैं रेफरेंडम। कश्मीर पे हम कहते हैं कि कश्मीर पे रेफरेंडम कराया जाए, कश्मीर इशू पे। उसमें क्या होगा कि आप पाकिस्तान, जिसमें 2 से 3 आपको लिमिटेड ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं इस चीज़ पे रेफरेंडम करवा लिया जाए। इलेक्शन और रेफरेंडम में फ़र्क है। रेफरेंडम होता है कि आप एक मखसूस पॉइंट पे, एक बात पे अवाम की राय ले रहे हो। फिलोसफी इनकी सारी बात है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म को वो कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिज्म हमारी दुश्मन है, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली मूव ये अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिए, अब चाइना ने भी दे दिया है, रशिया ने भी दे दिया है, ठीक है। फ्री मार्केट अब आप यूज़ कर रहे हो, तो आप सारी बात है सोशलिज्म के पॉइंट से हट रहे हो और कैपिटलिज्म की तरफ ही जा रहे हो, लेकिन उसको मान नहीं रहे। तो 3 सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है, अब इन रिटन तो है, अब प्रैक्टिकली है या नहीं है वो अलग चीज़ है। और बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस है, उसे कहते हैं फेडरेशन काउंसिल, 5 साल के लिए उनका दुरानी है, ठीक है। और जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं स्टेट डूमा, DUMA। तो इनके तकरीबन मेंबर 450 हैं स्टेट डूमा के। और जो फेडरेशन काउंसिल है, सेनेट उनका, उनके 166 हैं। और आप नंबर कितने हैं? 450 450 166। दोनों का ड्यूरेशन जो है वो 5 साल है, लोअर हाउस का भी और सेनेट का भी, ठीक है। ये आपने ड्यूरेशन वगैरह थोड़ा सा माइंड में रखने हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है किसी का, असम्बली का, वो मिक्स नहीं करनी उसमें। और जुडिशरी जो है उसमें हाई कोर्ट में, जिसको हम कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन्होंने अपना सेपरेट सिस्टम रखा हुआ है। और जो मेन हेड ऑफ द स्टेट एग्जेक्टिव है, ठीक है, वो इनका प्रेसिडेंट, और इनका प्राइम मिनिस्टर भी है रशिया का, ठीक है। और जो रशिया का प्राइम मिनिस्टर है वो एक्ट करता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्यूटन रशिया में नहीं है, किसी मुल्क का, चाइना का या किसी मुल्क का सदर जाता है, तो उनका वज़ीर आज़म उनको एज अ सदर जो है वो रिसीव करेगा, उसकी अथॉरिटी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज तो प्यूटन है तो प्यूटन ही रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, बाकी हमने देखा है कि जो चेयरमैन सेनेट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इनमें प्राइम मिनिस्टर होता है रशिया का सिस्टम है। और प्रेसिडेंट का जो दुरानी है वो 6 साल का है, उसकी मुद्दत जो है, ठीक है। और 2 दफ़ा इलेक्ट हो सकता है, अपनी कैबिनेट बनाता है, और सबसे मेन जो अपनी पावर यूज़ कर सकता है वो उसकी है स्टेट ऑफ एमरजेंसी। अपने मुल्क में स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। यूक्रेन पे हमला करने से पहले उन्होंने स्टेट ऑफ एमरजेंसी अपने मुल्क में नाफिज कर दी थी,
प्यूटन ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जब आपने देखा था कि यूक्रेन से भी भाग रहे थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, तो उसका मकसद यही था कि अपने शहरियों को भी अलर्ट कर दिया जाए और यूक्रेन के शहरियों को भी अलर्ट कर दिया जाए। तो उसकी स्टेट ऑफ इमरजेंसी को फिर चैलेंज नहीं कर सकते आप, इवन के जुडिशरी वगैरह या नीचे वाले वो उनको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है रशिया में वो डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। अवाम डायरेक्ट वोट डालती है, एक लोअर हाउस को डालती है डायरेक्ट वोट, ठीक है, और दूसरी प्रेसिडेंट को। तीसरी जो लोकल लेवल पे उनका सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, वो भी है, वो भी आपको आगे बताते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, और सिस्टम कौन से हैं, एक तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है और दूसरा होता है 2 राउंड सिस्टम, TRS, ठीक है। तो रशिया में TRS सिस्टम है, 2 राउंड सिस्टम। हमने देखा है कि जितने कैंडिडेट होते हैं अपनी रेस में प्रेसिडेंट की, सब में मुकाबला होता है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर जो 2 हाईएस्ट होते हैं जिन्होंने वोट लिए होते हैं वो आते हैं, उन 2 में मुकाबला होता है सेकंड राउंड में। उन दोनों में से जो भी फिर जीत जाता है, सारी बात है 2 भाग रहे हैं तो एक ने तो जीत ही जाना है, तो वो प्रेसिडेंट होता है 2 राउंड सिस्टम। अगर दूसरा राउंड उस टाइम होता है अगर पहले राउंड में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो पहले 2 को बाकियों को इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और 35 साल एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, और पिछले 10 साल से वो रशिया का रिहायशी भी हो, रशिया में रह रहा हो, ठीक है। ये नहीं है कि 1 साल पहले पाकिस्तान आया है और आके इधर सॉरी 1 साल पहले रशिया में आया है और रशिया में आके रशिया का सदर बन जाए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उसका चेक किया जाएगा कि उनको सबसे पिछले 10 साल से रशिया में। सर इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी या 2 दफ़ा इलेक्ट हो सकता है। तो अगर हम अभी रिसेंटली जो उनकी हैं देखें तो उन्होंने प्यूटन को लाइफ टाइम प्यूटन को उन्होंने स्पेशल प्रिविलेज दी है, स्पेशल प्रिविलेज दी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू हुई है, मतलब या कैबिनेट ने या ये चीज़ मैंने अभी कहूँगा आपको कि उसके लिए मैं चेक कर देता हूँ कि इसकी कोई परमिशन हुई है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल अगर ये अमेंडमेंट हुई है ना तो सिर्फ प्यूटन के लिए हुई होगी, क्योंकि सर जो भी अगर मिसाल के तौर पर कोई चीज़ होती है ना, अगर हम देखते हैं मैं जिस तरह एक न्यू और एसिक्स ईयर मुतय्यन है पहले से, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं फिर तो ये हो सकता है कि ये चेंज हो गई अमेंडमेंट। अगर ये स्पेशल प्रिविलेज दी गई है तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल की किस बेस पे दी गई है? बिल भी पास हो सकता है, पॉसिबल है अमेंडमेंट ना भी करें। अमेंडमेंट करेंगे तो वो फिर जितने प्रेसिडेंट्स आएंगे उन सब पे लागू हो जाएगा जी। जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे आई थिंक उनके लिए वो 2 टर्म्स ही रखेंगे, ठीक है। मैं अपना ज़ाती बता रहा हूँ ख्याल कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तब्दीली कर दिया तो फिर जितने भी आने वाले लीडर होंगे वो फिर सारी बात लाइफ टाइम ही मतलब चलेंगे। ये एक असेंबली से एक स्पेशल प्रिविलेज के तौर पे एक बिल पास हो ये हो सकता है, या फिर पॉसिबल है इस पे कोई रेफरेंडम भी हुआ हो। आई डोंट थिंक अगर रेफरेंडम हुआ होता तो वो उसकी खप पड़ जानी थी। दुनिया में सारी बात है ठीक ठाक अवाम ने मिली है, इसको कैश होना था। ये जैसे चाइना का हुआ वो भी फॉर लाइफ हुआ है, उन्होंने रेफरेंडम वगैरह कोई नहीं करवाया, उनकी जो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी है उनका डिसीजन है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट को वो तो डायरेक्ट इलेक्ट करते ही नहीं है, लेकिन रशिया में जो डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का अवाम डायरेक्ट वोट डालती है। और जो फेडरल काउंसिल है रशिया की वो एक्ट करती है एज ए इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मतलब कि उन्होंने इलेक्शन हेल्ड करवाना है कोई, और एक हुकूमत चली गई है तो अगले इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने लाजमी करवाना है। बाकी फॉरेन अफेयर्स वगैरह ये सारे प्रेसिडेंट अपने पास रखता है रशिया का, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस तरह की चीज़ें। एक इनमें डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पहले सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन था और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है इनका चीफ कमांडर इन चीफ भी है आर्मी का, ठीक है। वीटो पावर भी वो रखता है, जिससे वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है आपको पहले बताया है। वीटो पावर मतलब कि नीचे असम्बली से वो बिल आया है तो उसको वीटो कर सकता है।
पहले क्या होता है कि वो वापस भेज देता है, अगर दूसरी दफ़ा फिर आ जाता है तो उसको वीटो कर दिया जाता है। यही वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल में भी है रशिया के पास, 5 है। तो बाकी अभी इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज और मांग रहे हैं, यूएनओ का भी हम स्टडी करेंगे, यूएनओ के तो हाईली स्ट्रक्चर्ड जुडिशरी वगैरह यही चीज़ें हैं इनकी रशिया की जो है। जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज पहले लिख रहे हैं। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था और जो 93 में आया है, उन कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलैरिटीज़ क्या होती है? सिमिलैरिटी तो ये ऑटोक्रेटिक है। जो ऑटोक्रेटिक मतलब कि ऊपर जो हेड ऑफ द स्टेट बैठा हुआ है, सारी पावर वही यूज़ करे। पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसी के पास थी, तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आपके पास प्यूटन की मिसाल है, तो उसमें भी यही ऑटोक्रेटिक है। ठीक है, बेसिक फ्रीडम बहुत कम है। फ्रीडम वो एक तो है ना नेचुरल राइट्स या नेचुरल फ्रीडम, वो हम सारी बातें देखते हैं कि जब आगे फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो रशिया में और चाइना में राइट्स कम है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप, पहले भी जो सेंसरशिप स्टेट ओनर थी, सारी स्टेट सारी सेंसरशिप करती थी। सेंसरशिप, कोई न्यूज़ या कोई इस तरह की जो चीज़ें स्टेट की होती हैं कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, उनकी मज़ीद सब सेंसरशिप होती है। क्या हुआ फजल रहमान? सर सेंसरशिप ज़्यादा है यहाँ क्या? एक सर मजाक तो भाई चलो लेक्चर की बात हमें भी बताना है। ठीक है, अपोजिशन को अक्सर इलेक्शन से बैन कर दिया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन उनकी प्रैक्टिस है। ठीक है, सिमिलरिटी एक और है कि पहले भी मॉस्को उनका कैपिटल था, नए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी मॉस्को है। मीडिया जो होगा वो स्टेट कंट्रोल होगा, रियासत उसको कंट्रोल करेगी, जैसा हमारा पीटीवी है। मिलिट्री बजट को अपने प्रेफरेंस में रखा है इन्होंने, पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ओल्ड में भी और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एक तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाज़त नहीं थी। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ कर दी है। ठीक है, प्राइवेट बिजनेस को अब वही आपको बताया ना कि कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं आस्ता आस्ता। ठीक है, सीक्रेट सर्विस बॉयज़, ठीक है, उनकी रखी हुई है। पहले कम्युनिस्ट होते थे तो अब उन्हें सीक्रेट सर्विस रख दी है। अब पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं थी जितने नए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्यूटन को पावर दे दी है। ठीक है, जो अब नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके पास पावर ज़्यादा है। पिछले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर कम थी। लिबरल टेंडेंसी आ रही है, नए जो लिबरल नए रुझानात आ रहे हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन में, पुराने में ये नहीं थे। रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो पिछला सोवियत यूनियन तो वो तो सबको कहता था ना, सारे सोशलिस्ट हो जाओ, कम्युनिस्ट कंट्रीज हो जाओ, अपना सिस्टम सारी बातें चौक वेरा और साउथ अमेरिका तक सिस्टम कर रहा था। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो वेस्ट बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, स्टिल अच्छे नहीं हैं। लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन में जब सोवियत यूनियन टूट गई है तो उन्होंने यूरोपियन जो कंट्रीज है वेस्टर्न, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह, ऊपर वाली साइड जो है लेटविया वगैरह, उन सब को थोड़ी थोड़ी मोहलत उन्होंने दी है, थोड़ा सा नरम हाथ रखा है उनके साथ, को रिलेशन अच्छे रखे हैं। ठीक है, और पहले टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट वो कम थी, ठीक है, अब उन्होंने बढ़ा के नए में प्रेसिडेंट की 6 साल कर दी।